कुछ दिनों पहले मैंने ट्विटर पे कुछ ऐसी चीज़ देखी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने देखा कि सद्गुरु की वेबसाइट पे सद्गुरु के पैर की फ़ोटो बिक रही है, वो भी 3000 से ज़्यादा रुपयों में बिक रही है। आखिर ये कौन लोग हैं जो सद्गुरु की पैर की फ़ोटो के लिए 3000 से ज़्यादा रुपये देने के लिए तैयार है। मैंने थोड़ा और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि सद्गुरु के साथ कुछ समय बिताने के लिए भी पैकेजेस उनकी वेबसाइट में है, जिसके लिए लोगों को लाखों रुपए तक देने पड़ते हैं और लोग लाखों रुपये देने के लिए तैयार हैं। पर आखिर क्या है इन बाबाओं में ऐसा खास कि लोग किसी बाबा के साथ कुछ समय बिताने के लिए लाखों रुपये देने के लिए तक तैयार है? आखिर क्या वो कारण है कि गुरमीत राम रहीम जैसे बाबा बलात्कार और हत्या करने के बाद 15 बार पैरोल पर वापस आ जाते हैं और कोई सरकार, कोई पार्टी एक सवाल तक नहीं उठाती? आखिर क्या वो बात है कि आज भी आसाराम बापू के करोड़ों भक्त इस देश में मौजूद हैं? आखिर क्या वो कारण है कि बजिंदर सिंह जैसा आदमी जो ये कहता है कि मैं कुछ जादू टोटका करूँगा और अंधे को आँख दे दूँगा, लंगड़े को टांगे दे दूँगा, और लोग लाखों की संख्या में उसके बुलाने पे आते हैं? ये बच्चा बिल्कुल डेड था जब यहाँ पर आया है। हालेलुया। आखिर क्या वो कारण है कि जाकिर नाइक की वीडियो हमारे देश के लोग देखते हैं और ISIS में भर्ती होने लग जाते हैं? आखिर क्या है इन तमाम स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर्स में ऐसा जिन्हें इतना फॉर्मिडेबल बनाता है? मैंने ये सोचा और फिर मैंने इसी सवाल का आंसर जानने की कोशिश की, इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश की, और मेरे सामने क्या आया वो आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी गलती है कि सरकार ने विपक्ष से राय मशवरा नहीं लिया। जाति सूचक शब्द का आज कोई इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि अगर वो करेगा तो उसे सजा होगी। कि कैसे पुलवामा में आतंकवादी घुस गए, क्या यह आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था? इसे आप क्यों नहीं स्वीकार करते? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हम इन रिलीजियस लीडर्स या इन गुरुओं के बारे में आज बात ही क्यों कर रहे हैं। दरअसल आप सब लोग जानते हैं कैसे भारत में इन गुरुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इन लोगों का असर हमारे आम जीवन पर लगातार पड़ रहा है। मगर ये बात सिर्फ़ और सिर्फ गुरुओं की नहीं है या सिर्फ़ और सिर्फ भारत की नहीं है। ये एक फिनोमिना है जो हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। अक्रॉस सोसाइटीज़ हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा तात्पर्य, इसका सीधा मतलब हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी से है। दरअसल ये रिलीजियस बाबास, ये गुरु, ये जाकिर नाइक जैसे प्रीचर्स, ये तमाम लोग एक तरह के कल्ट हैं। कल्ट में जब आप होते हैं तब आपको पता नहीं होता है कि आप कल्ट में हैं, मगर कहीं ना कहीं आपने अपनी बौद्धिक क्षमता, आपने अपनी सोचने समझने की शक्ति, आपने अपने एक तरीके से दिमाग ही उनके चरणों पर समर्पित कर दिया होता है। ये वो समय होता है जब आपके जीवन की पूरी फिलॉसफी इनकी कही बातों पे निर्भर होती है। आप उस चीज़ को सही मानते हैं जो ये लोग कहते हैं, आप उस चीज़ को गलत मानते हैं जो ये लोग कहते हैं। आप सोचते हैं कि आदमी इसलिए धरती पे आता है क्योंकि इन्होंने आपको कुछ बताया होता है। आप समझते हैं कि आदमी का मरने के बाद XYZ होता है क्योंकि ये लोग आपको वो XYZ समझाते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इन बाबाओं के चक्कर में फंस कैसे जाते हैं? आखिर लोग जाकिर नाइक जैसे लोगों की बातों में आ क्यों जाते हैं? दरअसल इसका सही जवाब आपको मिलेगा साइकोलॉजी की किताबों में, साइंस की किताबों में। साइंस की किताबें हमें भर भर के एविडेंस देती है। नंबर ऑफ़ स्टडीज़ ने यह बात साबित कर दी है कि इंसान रैशनल नहीं होते हैं। हम कहीं ना कहीं इरेशनल बीइंग्स हैं। हम लॉजिक पर डिसीजंस नहीं लेते हैं। हम डिसीजंस लेते हैं तो अपने इमोशंस पे लेते हैं। इसी का फ़ायदा बाबा भी उठाते हैं और इसी का फ़ायदा कैपिटलिज्म भी उठाता है। जब वो आपको तरह तरह के प्रोडक्ट्स बेचता है, जब वो आपको डीओ ये कहकर बेचता है कि इस डीओ को लगाने से लड़कियां आपके पास में आ जाएंगी, जो आपको रजनीगंधा ये कह के बेचता है कि रजनीगंधा खा के दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। तो ये तमाम वो चीज़ें आप देख सकते हैं हमारी सोसाइटी में। ये वो उदाहरण है जब हम लोग डिसीजंस जो हमारे हैं वो लॉजिक और रीज़न पे नहीं रहते हैं, हम इमोशन पर ज़्यादा डिसीज़न लेते हैं। आप अपने बारे में सोचिए, आपने पिछला लॉजिकल डिसीज़न कब लिया था? क्या आपने सुबह हेल्दी खाना खाया? क्या आपने एक्सरसाइज की?
और लॉजिक और रीज़न का मतलब सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से नहीं होता है। यकीनन जब आप एजुकेटेड होते हैं तो आपकी मैथ्स में ट्रेनिंग होती है, आपकी लॉजिकली सोचने में ट्रेनिंग होती है। आपने अगर 12th भी पास किया है तो आपको एटलीस्ट साइंस का एक बेसिक समझ में आता है, जो शायद इस देश के तमाम गरीब लोगों को समझ में नहीं आता, अनएजुकेटेड लोगों को समझ में नहीं आता, जिस वजह से वो लोग ज़्यादा इन बाबा का शिकार होते हैं। मगर कहीं ना कहीं अगर आप एजुकेटेड भी है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आप इन बाबाओं के चंगुल से बच जाएंगे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो स्टार्टिंग में मैंने दिया था सदगुरु का, क्योंकि सदगुरु अमीरों के बाबा ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण बाबाओं के चंगुल में फंसने का है बाबाओं का आपको जीवन के आंसर्स प्रोवाइड करना, बाबाओं को आपको फ़िलॉसफी प्रोवाइड करना। अब एक बार सोच के देखिए, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, जब आप भी इरेशनल डिसीजंस लेते हैं, उस आदमी के बारे में सोचिए जो मैनुअल लेबर है, जिसने पढ़ाई नहीं करी, जिसकी कुछ मैथमेटिक्स में ट्रेनिंग नहीं हुई, जिसकी लॉजिकली सोचने में कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। वो आदमी जिसको अपने बच्चे पालने हैं, जिसको अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरनी है, जिसको ये नहीं पता कि कल के दिन का खाना कैसे आएगा, जिसकी ज़िंदगी में भरपूर टेंशन है। और सिर्फ गरीब आदमी के नहीं, मिडिल क्लास आदमी, अपर क्लास आदमी, इन लोगों की ज़िंदगी में एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलें होती हैं, तमाम टेंशन होती है। और इसी बीच आप देखते हैं एक चमत्कारी पुरुष को, एक ऐसा आदमी जो पूरा काम है, जो चलता है, ऐसे लगता है कि वो चल नहीं रहा, वो हवा में तैरता हुआ आ रहा है, जिसकी आंखें देखकर आपको लगता है कि इससे पीसफुल इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इसकी ज़िंदगी में इतना पीस है, इसकी ज़िंदगी में इतनी शांति है, तो यकीनन इसको मेरे से बेहतर कुछ ना कुछ ज़रूर पता होगा। तो आप सुनना चालू करते हैं इन बाबाओं को, और आपको कहीं ना कहीं इन बाबाओं के प्रवचनों के थ्रू आंसर्स भी मिलते हैं। आप लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये बातें बहुत बेसिक और सिंपल ह्यूमैनिटी कहते हैं, जो हम लोग समझना छोड़ देते हैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त होते हुए। तो जब ये आपको उस तरह की बातें बताते हैं, आप इनकी बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे आपका फ़ायदा भी होता है, तो आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इन्होंने मेरा फ़ायदा कराया, अब मेरी जिम्मेदारी भी कुछ इनके प्रति बनती है। तो आप फिर इनके प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप फिर इनके सेमिनार्स अटेंड करते हैं, और इससे पहले कि आपको पता लगे आप एक कल्ट के फॉलोअर बन चुके होते हैं। तो मेरी एडवाइस में आपको यही रहेगी, तो एक तो ऑब्वियसली आप लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग का प्रयोग करें, आप हर चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू करें। आप समझिए कि ये जो पॉडकास्ट में आपको बताया जा रहा है, ये जो रील्स में आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ये जो बाबा आपको बता रहे हैं, ये भी आपसे बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है। इनकी जो दुनिया है वो भी एक फिक्शनल दुनिया है, ये सिर्फ कैमरे के आगे उस तरीके की दुनिया दिख रही है। इनकी ज़िंदगी में, इनके पास्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बारे में आपको नहीं पता, जो आपको ये बताएंगी कि शायद इनकी ज़िंदगी इतनी सरल नहीं है, इतनी आसान नहीं है जितनी नज़र आ रही है। तो एक तो ये चीज़ है। मगर दूसरी चीज़ जो मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है वो ये है कि आप फ़िलॉसफी पढ़िए, आप उपनिषद पढ़िए, आप वेद पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, आप सोक्रेटिस को पढ़िए, आप प्लेटो को पढ़िए, आप मैकियावेली को पढ़िए, आप हॉब्स को पढ़िए, आप कांट को पढ़िए, आप रूसो को पढ़िए, आप मार्क्स को पढ़िए, आप जिसे मर्ज़ी उसे पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए फ़िलॉसफी को, क्योंकि फ़िलॉसफी आपको ज़िंदगी जीना सिखाएगी। साइंस आपको बताता है कि नेचुरल वर्ल्ड का आप कैसे इस्तेमाल करके अच्छी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलॉसफी आपको ये बताता है कि आपके अंदर शांति कैसे आए, आप कैसे एक बेहतर इंसान बने, या क्या सही है क्या गलत है, ऐसे तमाम क्वेश्चन से जो हमें परेशान करते हैं, फ़िलॉसफी आपको उन क्वेश्चन से डील करने में आपकी मदद करता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।